Hello students, welcome to Learn Commerce with SK. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ये वाला हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 है और आज हम इसके अंदर सीखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होता क्या है, जरूरत क्या है इसकी और इसकी मेथड्स कौन कौन सी है। ठीक है, 3 मेथड है और तीनों मेथड के बारे में और हम सम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है क्या। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, कंपनी के शेयर की जो वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स से। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वो क्या है, एक प्रोसेस है, इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग द वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर। ठीक है, कंपनी की शेयर की जो वैल्यू है वो जानने के लिए किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक और फेयर वैल्यू पता चलती है। ठीक है, फेयर वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वर्थ क्या है, वो हमें पता चलती है कंपनी के शेयर की। ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ मच वन शेयर ऑफ अ कंपनी इज एक्चुअली वर्थ। कंपनी के जो एक शेयर है उसका जो एक्चुअल वर्थ है, एक्चुअल प्राइस वैल्यू वो कितना है, वो हम पता कर सकते हैं किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस, असेट्स, अर्निंग्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इनसे हम पता कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या है। ओके, अब ये क्यों किया जाता है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। जब मर्जर एक्विजिशन, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन हो रहा हो कंपनी का, तब किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, और जब भी प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स वो कन्वर्ट हो रहा हो किसमें, इक्विटी शेयर्स में, तब भी किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। टैक्सेशन पर्पस फॉर टैक्सेशन पर्पस के लिए भी किया जाता है, जैसे वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, तो टैक्सेशन पर्पस के लिए भी किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। When loan is to be obtained, लोन जब हमें चाहिए होता है, लोन is to be obtained on the security of such shares, ऐसे शेयर्स की सिक्योरिटीज पे लोन लेना हो तभी भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किया जाता है कि ओरिजिनल वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है उन शेयर्स की। इट इज नीडेड ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी की जब लिक्विडेशन होता है तब करना होता है, टू फाइंड द अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर्स, की शेयर होल्डर्स को कितनी अमाउंट पे करनी है लास्ट में, तो इसके लिए किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये कुछ जरूरतें थी कि कब किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब है मेथड्स कौन कौन सी है, तो जनरली 3 मेथड्स है, एक तो है नेट असेट्स मेथड, यील्ड मेथड और एक है फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, तो नेट असेट्स मेथड तो उसके भी बहुत सारे नाम है, वो मैं नाम याद रखने होंगे। नेट असेट्स मेथड तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोला जाता है, ब्रेकअप वैल्यू भी बोला जाता है और असेट बेकिंग मेथड भी बोला जाता है। तो ये जो 4 नाम है आपको वो याद रखने होंगे, क्योंकि सम में जो भी आपको एग्जाम में सम दिए जाएंगे, जैसे बीकॉम में तो ज्यादातर सम होते हैं, तो उसमें बोल दिया गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से हमें फाइंड करना है या फिर असेट बेकिंग मेथड से फाइंड करना है या फिर नेट असेट्स मेथड से। तो आपको पता चलना होना चाहिए कि ये सब जो नाम है वो एक ही है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करने का, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट असेट्स डिवाइड क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स, तब हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो हमें इस मेथड से नाम से हमें याद रख लेना है कि नेट असेट्स मेथड, उसमें नेट असेट्स डिवाइड में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमें मिल जाएगा। उसके बाद है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड का दूसरा नाम क्या है, अर्निंग कैपेसिटी वैल्यूएशन मेथड। क्या है, अर्निंग कैपेसिटी वैल्यूएशन मेथड है सेकेंड नाम, तो ये भी आपको याद रखना है। और हाँ, इसको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी बोला जाता है, कई सम में ये वाला भी नाम था तो मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड है, उसको हमें डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि रेट ऑफ डिविडेंड वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करने के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है डिविडेंड के लिए, वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइड में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल,
जो आपको ऑलरेडी सम में दे दी जाएंगी, और मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमें ये मिल जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड तो हमें मिल गया, उसको हमें डिवाइड करना होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें सम में ऑलरेडी दे दिया गया होगा। ओके, और फिर मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर के साथ, वो भी आपको सम में ऑलरेडी दे दिया जाएगा। तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर बाय यील्ड मेथड से। ओके, उसके बाद है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट मेथड है नेट असेट्स मेथड वाली, नेट असेट्स मेथड, और जो सेकंड मेथड है यील्ड मेथड, तो इन दोनों से हमें जो आंसर मिला ना, वैल्यू ऑफ शेयर मिला, उसको हमें डिवाइड करना है 2 के साथ, मीन्स उसका हमें एवरेज निकालना है। तो हमें मिल जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ मेथड इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो नेट एसेट्स मेथड को सेकंड नाम क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मींस ये यील्ड मेथड। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स डिवाइड में क्या होगा 2, डिवाइडेड बाय 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, ज्यादातर जो सम्स है ना वो फेयर वैल्यू ऑफ मेथड के पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही मेथड कवर हो जाती हैं, इसीलिए। अच्छा, अब ये फर्स्ट मेथड हम समझ लेते हैं डिटेल में। नेट असेट्स मेथड, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोला जाता है, ब्रेकअप वैल्यू भी बोला जाता है, एंड असेट बेकिंग मेथड भी बोला जाता है। दिस मेथड कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन द कंपनीज नेट असेट्स। कंपनी के नेट असेट्स के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। अभी नेट असेट्स वो हम कैसे फाइंड करेंगे, नेट असेट्स फाइंड करने के लिए जितनी भी सारी असेट्स होंगी, ऑल असेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू, जितनी भी सारी असेट्स होंगे उसको हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज के साथ। ठीक है, सारी लायबिलिटीज के साथ हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट असेट्स मिल जाएगा। बट नेट असेट्स हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल हो वैसी वाली चाहिए, तो इसलिए हम जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसको हम माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस करेंगे, और जो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वो भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेट असेट्स मिल जाएगा। तो वो हमें यहाँ पर नेट असेट्स में लिखना होगा, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो हमें मिल गया वैल्यू ऑफ शेयर्स। अभी इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है फिक्टिटियस असेट्स के बारे में, कि फिक्टिटियस असेट्स जो है वो टोटल असेट्स में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये जो टोटल असेट्स, ये जो असेट्स होंगी ना, ऑल असेट्स, तो इसके अंदर फिक्टिटियस असेट्स जो होंगी वो इंक्लूड नहीं होंगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। फिक्टिटियस असेट्स कौन कौन से, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिबेंचर डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस जो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो फिक्टिटियस असेट्स है, और वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा असेट्स में, टोटल असेट्स में। ठीक है, और जो भी सम में गुडविल या फिर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया गया होगा वो सब कुछ असेट्स, टोटल असेट्स में इंक्लूड होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कई बार सम में गुडविल फाइंड करने का बोल सकते हैं कि गुडविल फाइंड करो और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो हमें गुडविल भी फाइंड करनी हो सकती है। ओके, और फिर लायबिलिटी माइनस करो तो नेट असेट्स मिलेगा, उसमें से हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड माइनस करना होगा, तो हमें मिल जाएगा नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वो हमें यहाँ रखना होगा, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जो हमें ऑलरेडी समय दे दिया गया होगा, तो हमें नेट असेट्स मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। अभी हम सम के साथ देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पर बैलेंस शीट दे दी गई है। द बैलेंस ऑफ Indochem Company Limited as on 31st 3/2012 was as follows। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट दी गई है, यहाँ पर लायबिलिटी है यहाँ पर सारी, और यहाँ पर असेट्स भी दी गए हैं। ठीक है, यू आर आस्क्ड टू ascertain the intrinsic value of ordinary shares। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स नेट असेट्स है ना, दूसरा नाम इसके अंदर यूज कर लिया ना इंट्रिंसिक वैल्यू। From the following further information, land and building and plant and machinery were valued at 5 lakh and 4 lakh 30,000
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग उसकी भी हमें वैल्यू दी गई है और प्लांट एंड मशीनरी उसकी भी हमें वैल्यू दी गई है, तो वो हम नई वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। उसके बाद हमें गुडविल के बारे में भी बोला है यहाँ पर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years। तो वो हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पर गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है, वो भी एवरेज प्रॉफिट से, एनुअल एवरेज प्रॉफिट से। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years हैव बीन, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया गया है 5 साल का, कितना है 6,50,000। ओके, और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 1 year के लिए बाकी है डिविडेंड, preference dividend, and the preference shares are preferential as to capital and areas of dividend in winding up. They have no further right to share in any surplus left thereafter। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, 1 साल का बाकी है, तो वो भी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम गुडविल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें जो नेट असेट्स जब हम फाइंड करेंगे उसके अंदर हमें लिखना होगा, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए हमें 5 साल का यहाँ पर टोटल दे दिया गया है 6,50,000। ठीक है, 5 साल का हमें प्रॉफिट दे दिया गया है, तो ये रहा 5 साल का प्रॉफिट 6,50,000 और डिवाइड में क्या होगा 5, तो तभी हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा ना। तो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट हमें 1,30,000 मिल चुका है। मीन्स ये क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है, 1,30,000, यही है इसका गुडविल, 1,30,000। ओके, तो यहाँ पर देखिए एनुअल ही बोला गया, एनुअल मीन्स 1 साल का, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तभी भी हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई 1 करने से भी हमें क्या मिलेगा, 1,30,000 ही मिलेगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमें 1,30,000 मिल चुका है। अब हम फाइंड करेंगे नेट असेट्स हम हमारे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है, तो नेट असेट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो सारी की सारी असेट्स ले लेते हैं, उसमें गुडविल जो हमने नई फाइंड की 1,30,000 वो हम लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो उसकी तो वैल्यू हमें नई वाली दे दी गई है, एक तो यहाँ पर 5 लाख है और यहाँ पर है 4,30,000, तो वो हम लेंगे। यहाँ पर जो बैलेंस शीट में दी गई है वो हम नहीं लेंगे, तो वो हमने ले लिया यहाँ पर 5 लाख एंड 4,30,000। उसके बाद ये जो टूल्स वगैरह हैं वो भी हमें लेना है, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक, ये सब हमें वही लेना है, यहाँ पर वही अमाउंट है यहाँ पर, बैंक वगैरह की, डेटर्स की, स्टॉक की और टूल्स वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया है। तो हमने सारी असेट्स तो ले ली है, तो इसका टोटल करेंगे और उसके बाद हम लायबिलिटीज से माइनस करेंगे। तो लायबिलिटीज कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए एक तो है प्रोविडेंट फंड है और दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स है। प्रोविडेंट फंड एंड क्रेडिटर्स ये दोनों है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स ये तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर यहाँ पर क्या है प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो तो होगा नहीं क्योंकि हमें आउटसाइड लायबिलिटी लेनी है, तो वो तो है क्रेडिटर्स एंड प्रोविडेंट फंड है। तो 5,20,000, तो वो हम माइनस करेंगे असेट्स में से, तो हमें नेट असेट्स मिलेगा। लेकिन अब इसमें क्या बोला गया, अभी इसमें से हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में माइनस करना होगा और जो डिविडेंड है 1 साल का वो भी हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हमें दिया गया है कितना, 5 लाख है, कितना है 50,000, 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 रुपीज इच, तो 5% है, तो 5 लाख के 5% हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा। ठीक है, हमें 1 साल के लिए चाहिए तो 25,000 हम लिखेंगे। और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो वो तो 5 लाख था, वो हमने लिखा और दोनों का प्लस किया तो हमें इतना मिल चुका है। ठीक है, 5,25,000। तो अब हम नेट असेट्स में थे, ये हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड एंड कैपिटल, तो हमें मिल जाएगा नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बस अब हमें फॉर्मूला लिखना है और सॉल्व करना है। तो ये देखिए फॉर्मूला में क्या था, नेट असेट्स लिखना है तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर 15,25,000 डिवाइड में क्या होगा, शेयर्स। तो यहाँ पर देखिए ये कितने शेयर्स हैं, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ठीक है, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ये दोनों का डिवाइड हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15.25। ठीक है, 15.25 वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा, कितना होगा, 15.25 होगा। तो ये हमने इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से हमने किया है, मींस नेट असेट्स मेथड से ये हमने सॉल्व किया ये वाला सम।
ठीक है, गुडविल बोला गया था सॉल्व करने के लिए, तो हमने वो सॉल्व किया, गुडविल फाइंड कर लिया। फिर हमने नेट असेट्स फाइंड किया, असेट्स में से हमने लायबिलिटीज माइनस किया और जो भी डिविडेंड था वो भी माइनस किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी दिया गया था तो वो भी हमने फाइंड किया, माइनस कर दिया। फिर जो भी असेट्स मिला था उसको हमने शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड किया, ये ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ना इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है ऑर्डिनरी शेयर्स 1 लाख, तो वो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब है यहाँ पर सेकंड मेथड, वो है यील्ड मेथड। तो इसका सेकंड नेम क्या है, अर्निंग कैपेसिटी वैल्यूएशन मेथड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि कई समय में ना मार्केट वैल्यू भी बोला जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग और डिविडेंड, ये डिविडेंड या फिर फ्यूचर अर्निंग के ऊपर डिपेंड है, ये बेस्ड है कंपनी के। इट शोज व्हाट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी के लिए वो कितना पे कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, तो ये इसके लिए किया जाता है, ठीक है, यील्ड मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड में क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें सब में दे दिया गया होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर्स, वो भी हमें सब में दे दिया गया होगा। अब रेट ऑफ डिविडेंड वो हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइड में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई 100। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो तो दे दिया गया होगा सम में, लेकिन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड वो नहीं होगा, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना है, वो सब में दे दिया गया होगा एवरेज प्रॉफिट, नहीं तो हमें फाइंड करना होगा, ज्यादातर तो दे दिया गया होता है एवरेज प्रॉफिट। उसमें से जो भी नॉन रिकरिंग आइटम्स है वो हम माइनस करेंगे, टैक्सेस होगा वो भी हम माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर बिफोर टैक्स दिया गया हो प्रॉफिट, बिफोर टैक्स प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया हो तभी हम टैक्स माइनस करेंगे, लेकिन अगर ये आफ्टर प्रॉफिट दिया गया हो, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया गया हो तो हम माइनस नहीं करेंगे टैक्स को, ठीक है। तो टैक्स के पहले वाला होगा, बिफोर टैक्स वाला होगा प्रॉफिट, तो हम टैक्स माइनस करेंगे, सब में दिया होगा तो वो भी बता दिया गया होगा कि कौन सा प्रॉफिट है यहाँ पर, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर जो हो तो हमें माइनस करना है, रिजर्व अगर हो तो वो भी हमें माइनस करना होगा, फिर हमें मिल जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, डिविडेंड के लिए इतना प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ये सारा जो खर्चे है वो तो पहले हमें माइनस करने ही होंगे ना, तभी हमें डिविडेंड के लिए जो भी प्रॉफिट होगा वो अवेलेबल होगा, ठीक है। तो वो डिवाइड में क्या करेंगे, मैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई 100 तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा, तो रेट ऑफ डिविडेंड लिखेंगे, डिवाइड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, तो हमें वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा यील्ड मेथड से। चलिए अब हम सम सॉल्व कर लेते हैं। The paid up capital of A Limited consists of 5,000 equity shares. कितने शेयर्स हैं, 5,000 equity shares हैं of ₹100 each. फुल्ली पेड है यहाँ पर, ठीक है। द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेस टैक्स मीन्स इसमें ना टैक्स लेस करके ही दिया गया है, तो हमें टैक्स का कुछ नहीं करना है अब इसमें। ऑफ द कंपनी इज 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है। It is the practice of the company to transfer 20,000 out of the profit to general reserve. अब ये जो 20,000 है वो हमें प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से, ओके। उसके बाद नॉर्मल रिटर्न दिया गया है, एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% है, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर देखिए एवरेज प्रॉफिट वो दिया गया है यहाँ पर कितना, 1 लाख, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें ट्रांसफर करना है 20,000 आउट ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, तो अब ये जो 20,000 है वो हम प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो लेस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है 20,000, तो माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड हमें मिल जाएगा 80,000, ठीक है। तो अभी रेट ऑफ डिविडेंड हम कैसे फाइंड करते हैं, ये रहा, प्रॉफिट अवेलेबल होगा वो डिवाइड में होगा इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर देखिए 80,000 प्रॉफिट, ये हमने यहाँ पर लिखा प्रॉफिट, डिवाइड में क्या होगा कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना है, यहाँ पर देखिए वो है 5,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज ईच, तो 5,000 मल्टीप्लाई 100 तो कितना होगा 5 लाख होगा, 5 लाख है मल्टीप्लाई 100 तो हमें 16% रेट ऑफ डिविडेंड मिल चुका है। तो अब यहाँ पर
वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड मीन्स ये जो 16% है वो डिवाइड में क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए 10% दिया गया है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 10%, मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए 100 रुपीज इच फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप है 100 रुपीज का, ठीक है, तो 100 हम यहाँ पर लिखेंगे 100, तो ये परसेंटेज का 100 नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है, ये जो फुल्ली पेड अब ये 100 रुपीज इच फुल्ली पेड लिखा है ना, तो ये 100 हमें लेना है, ठीक है, तो ये हमने 100 ले लिया, 16 और यहाँ पर 10, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 160 रुपीज पर शेयर, ठीक है, इतना मिलेगा वैल्यू ऑफ शेयर। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर तो इतना ही सिर्फ बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर, कौन सी मेथड से बोला गया है वो तो नहीं बताया कि नेट एसेट्स वैल्यू से करना है या फिर यील्ड मेथड से करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है 10%, एवरेज प्रॉफिट भी दिया गया है, तो हमें थोड़ा समझना होगा, एवरेज प्रॉफिट भी है, रेट ऑफ डिविडेंड मेन यहाँ पर हिंट दे दिया गया है, रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया है 10%, मीन्स ये क्या होगा, ये यील्ड मेथड से ही होगा, ओके, तो ये था यील्ड मेथड। अब फेयर वैल्यू मेथड, तो फेयर वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू फर्स्ट वाली मेथड और सेकंड वाली मेथड, इन दोनों का हम एवरेज निकालते हैं, तो दिस मेथड कंबाइंस both the net assets value and yield value methods to get a balanced और fair value, ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड में क्या होगा 2, तो हमें मिल जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो देखिए बीकॉम में ना आपको एग्जाम में ज्यादातर तो फेयर वैल्यू मेथड ही पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही मेथड कवर हो जाती है, ज्यादातर की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर आपको ये आ गया ना फेयर वैल्यू मेथड मीन्स दोनों ही मेथड से करना, तो फिर आपका काम हो जाएगा, ओके, तो इसका जो सम है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही मेथड कवर हो जा रही है, इसलिए थोड़ा बड़ा वाला सम मैं लूंगी, तो ये लेक्चर इतने तक का था। अब सेकंड लेक्चर, उसके बाद जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैं आपको फेयर वैल्यू मेथड से सम सॉल्व करना सिखाऊंगी, वो कैसे किया जाता है, और थोड़ा बड़ा सम मैं लूंगी यहाँ पर, जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आता है बीकॉम में, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।